लैपटॉप खोल ले और इवेंट मैनेजर बन गया छोरा। एवरीथिंग नीड्स बहुत सारा स्ट्रेस होता है। बाकी फैमिली मेंबर्स रहते थे तो सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। इट्स ऑल ऑन इवेंट प्लानर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या प्रेशर, खुद पर कितना प्रेशर होता है? तो गेस्ट आते हो, अतिथि होते हैं, आपको सबको खुश करना है कि आप कुछ नया बताइए। क्योंकि हल्दी का सेटअप आपका रेडी, वो वाओ, एवरीथिंग शुड बी वाओ। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसे कौन से स्किल्स आने चाहिए, और एक साथ सबको मैनेज करना होना ये तय नहीं करता, राइट? और मुझे क्या चाहिए, आप पहले आपको इवेंट प्लानर ही ढूंढ लेना। आई मीन क्यों मैं बता रही हूँ कि पहले इवेंट मैनेजर को बुक करना चाहिए कि पहले होटल को बुक करना चाहिए? क्लाइंट को नहीं पता। और देखिए जिस वेन्यू पे अगर हमारा रेगुलर काम हो रहा है वहाँ हम डिस्काउंटेड रेट में भी करवा देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द पीजी शो। मैं हूं प्रसेनजीत गुप्ता AKA पीजी, ऑथर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, इंटरनेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में, हमारे पॉडकास्ट में हम एक लेडी एंटरप्रेन्योर की बात करने वाले हैं और उनके साथ हम जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी जर्नी एज अ सोलोप्रेन्योर शुरू की, किस प्रकार से उन्होंने एक डांस स्कूल से अपना करियर शुरू किया, फिर वो संगीत डिजाइनर बनी और उसके बाद में इवेंट मैनेजर एंड देन वेडिंग प्लानर। और उसी के साथ में उन्होंने और भी 2-3 क्षेत्र में अपना हाथ डाला, यानी कि उन्होंने GCPL कह बोलकर एक विमेंस क्रिकेट लीग शुरू किया और साथ ही साथ उन्होंने एक रेसिडेंशियल एग्जीबिशन का भी IP बिजनेस शुरू किया। सो आज के एपिसोड में आप बहुत कुछ जानेंगे उनके लाइफ के बारे में कि अगर आप इवेंट मैनेजर बनना चाहते हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो या संगीत बनाना हो, तो किस प्रकार से बनाया जा सकता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इस इंडस्ट्री में, कितने पैसे आप बना सकते हो एज अ इवेंट मैनेजर, एज अ वेडिंग प्लानर। और साथ ही में अगर आप घर बैठे बैठे या अपने कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर रहते हो वहाँ पर किस प्रकार से आप एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, वहाँ भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बिजनेस में। और अगर आपको स्पोर्ट्स से भी थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा आप चाहते हो, तो किसी भी स्पोर्ट्स का आप IP बिजनेस किस प्रकार शुरू करते हो। सो दोस्तों, लेट्स वेलकम आवर स्पेशल गेस्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट, मिसेज नीलू केडिया, हु इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर एंड जिनकी कंपनीज का नाम है स्पंदन इवेंट्स एंड डांस एंड फिटनेस सेंटर्स एंड GCPL और भी बहुत कुछ। सो आज के एपिसोड में जानेंगे कि आखिरकार वो इतनी सारी चीजें आखिरकार कैसे कर पाती है। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं कि इवेंट मैनेजर जर्नी, क्योंकि आपने 25 साल हो गए, मतलब 2000 के आसपास आपने शुरू किया है अपनी जर्नी, राइट? उस समय जब लोग इवेंट मैनेजर के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, तो अचानक से ये ख्वाब कैसे आया कि मुझे इवेंट मैनेजर बनना है, या शुरुआत कैसे हुई, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। श्योर। ऐसा कुछ था नहीं प्लानिंग कि इवेंट प्लानर बनना है। और उस समय तो ऐसा एज एन इवेंट इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट नहीं करता था, कोई जानता ही नहीं था इसके बारे में, कोई इवेंट प्लानर्स को बुलाता भी नहीं था इवेंट करने के लिए। दैट वाज डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर। ओके। सो इट वाज जस्ट वी पास्ड आवर क्लास 10, कुछ फ्रेंड्स थे, हम बैठे थे, चिट चैट कर रहे थे, एंड आई डिड माय डिप्लोमा इन कथक इन 1999। सो डांस का पैशन हमेशा रहा था मुझे। ओके। And I did my diploma and I was a gold medalist in West Bengal. Oh wow. So and I completed my diploma. So dance को लेके तो ऐसे ही बैठे हुए थे और one of my friends was very good singer. Okay. So ऐसे ही ये शुरू हुआ कि चलो एक dancing and singing competition करवाते। So it all started like this in the year 2000 after our class 10. Class 10 के बाद पहले के टाइम पे होते थे ना कुछ पीरियड फ्री होते थे, leisure time होता था, तो चलो उस leisure time पे एक इवेंट कराया जाए। Okay. So we did a dancing and a singing competition that time. I think it was in month of June or July like this, Okay. in the year 2000. Okay. And we did it in the name of Abhyas. Still, I have the invitation card with me to किया था because that was just a start. ठीक है, किया, hurdles थे, काफी कुछ था, but learned a lot of thing. Okay. And then after this, my Spandan Dance Academy started. Not Spandan Dance Academy, rather I just started my dance classes. ठीक है। And then slowly we got फिर a आपने name बाद for में it. उसको नाम रखा, तो स्पंदन ही नाम क्यों रखा? क्योंकि मैंने देखा कि इस नाम से आपको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है ना? तो आखिरकार ये नाम किसी ने दिया या आपने खुद कहा, ये नाम आया कैसे बेसिकली? ये भी एक स्टोरी है। मतलब मैं अपने डांस क्लासेस, क्योंकि हमारे घर पे, मतलब जहाँ मैं रहती काकुरगंज में, वहाँ नीचे हमारे पास एक रूम था। So grateful to my parents who got that room and I started just with few students। हमारे बिल्डिंग के कुछ बच्चे, अगल बगल के कुछ बच्चे आ गए
And I started with my dance classes. There was no name to it. Okay. So I used to visit गणेश टॉकीज में एक मंदिर है, मैं वहाँ विजिट करती थी. तो वो पंडित जी से ऐसी बात हुई कि पंडित जी ऐसे ऐसे कुछ मैं कर रही हूँ, तब उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि तुमको इसको कुछ तो नाम देना चाहिए, तुम्हारे स्कूल का एक नाम होना चाहिए. तो मैंने कहा आप ही बता दीजिए. तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा. मे बी फ्यू डेज आफ्टर ही केम आउट विथ अ नेम. बोला कि इसको स्पंदन रखो क्योंकि इसका हार्ट बीट है मतलब. Okay. और तुम जिस चीज से जुड़ी हो, तुम्हारा पैशन है. तो उन्होंने ये एडवाइस किया था, एंड विदाउट अ क्वेश्चन आई जस्ट केप्ट दिस नेम. वाह. तो मतलब ये वही कहते हैं ना कि भाई अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से कर रहे हो, है ना, आप मेडिटेटिव हो गए हो किसी चीज़ में, मतलब आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो कि उसको इतने प्यार से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, कि चाहे उसका नाम हो या उसके रास्ते हो, वो अपने आप चल कर आपके लाइफ में आने लगती है ना. कुदरत कहीं ना कहीं जरिया बना देती है कि भाई आपके लाइफ में क्या सपोर्ट करेगा, वो चीज़ें आने लगती हैं, वो मैसेजेस आने लगते हैं. तो ये अच्छी लर्निंग है इस वाले बात से. सो एक बात बताइए मुझे कि डांस स्कूल आपका चल रहा था, फिर अचानक से संगीत डिजाइनर, है ना, या इवेंट मैनेजमेंट का काम, वो कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अभी तक तो आप समझो एक छोटे से समूह में कर रहे हो, एज अ डांस स्कूल चला रहे हो, फिर अचानक से कैनवस कैसे बढ़ा हुआ एज अ इवेंट मैनेजर? ये अपने आप चलते गया. मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रमोशन की या कुछ भी किया, ये अपने आप ही होते गया. थोड़े बहुत बच्चों को मैं सिखा रही थी, उसके Okay. साथ मेरे पास अपने आप ही आ गए कि हमारा एक घर पे इवेंट हो रहा है, उसमें आप थोड़ा सा सिखा दीजिए एज एन कोरियोग्राफर ओनली. तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने सिखाया किया. एंड आफ्टर टीचिंग इट हैपेंड कि भाई उसमें और भी चीज़ें होती हैं, लाइट साउंड एंकर. तो क्लाइंट ने मांगा तो वो भी दिया. ओके. सो इट स्टार्टेड ऑल दिस लाइक. ओके. सो एज अ इवेंट मैनेजर क्या चैलेंजेस आते हैं? कि इट्स अ वेरी इजी मनी इंडस्ट्री जो आज के तारीख में लगता है लोगों को कि इवेंट मैनेजर बन जाओ, क्योंकि लगता तो कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट तो कुछ बड़ा है नहीं, बट लैपटॉप खोल ले हो और इवेंट मैनेजर बन गया छोरा. क्या ये इतना ही आसान है कि लैपटॉप खोला, इवेंट बन गया, पैसे आ गए, या देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि एक इवेंट मैनेजर के क्या चैलेंजेस होते हैं, या ये इसके बारे में थोड़ा आप एक रोशनी डालें? जरूर. देखिए, एक फ्रेम में बोलना इजी को नहीं माइंड, कभी भी कुछ इजी नहीं होता लाइफ में. इट इज नॉट दैट इजी. एवरीथिंग नीड्स आपको फिजिकल मेहनत तो करनी ही होगी. एंड इवेंट मैनेजमेंट डेफिनेटली इजी गोइंग तो एकदम भी नहीं है, लोगों को लगता है ऐसा, बट डेफिनेटली इट इज नॉट दैट इजी. बहुत सारा स्ट्रेस होता है. Okay, क्लाइंट का सारा स्ट्रेस हम लेते हैं ना. ओके. सो पहले के और अब में इवेंट मैनेजमेंट में क्या फर्क आ गया है? बाकी फैमिली मेंबर्स रहते थे, महाराज को डील कर लेता, कोई गेस्ट को देख लेता, धर्मशाला ले लेते, रह लेते, हो जाता था. और फैमिली मेंबर्स ही स्टेशन से पिक करने चले जाते. मतलब इट वाज वेरी इजी गोइंग बिकॉज ऑल फैमिली मेंबर्स. घर की शादी है तो एक महीना सारे फैमिली वाले बिजी रहते थे. अभी तो ऐसा नहीं है. अभी तो खुद का, मतलब अगर भाई की शादी है तो बहन ही सेम डे पहुंचती है शादी. तो और फैमिलीज भी छोटी हो गई हैं. देखिए, ऑल न्यूक्लियर फैमिलीज नाउ. तो सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं. सो दैट पार्ट, ये जो इवेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ है ना, ये 10-15 साल में ज़्यादा इसीलिए 7x हो गया. ओके. क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें रहती हैं. आपको गेस्ट को पिकअप करना है, कब पिकअप करना है, इधर वेदर इट इज मिडनाइट, और अगर रात में अगर कोई होटल में रह रहे हैं गेस्ट, तो उनको मिडनाइट भी कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट, इट्स ऑल ऑन इवेंट प्लानर्स. प्लस ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. उसके बाद डेकोर है. सुबह का इवेंट है तो सारा रात हमें तो जग के भाई डेकोर सेटअप रेडी करना ही होता है. तो इसमें नीलू जी आप ये बताइए कि जैसे आपने एक कोई वेडिंग का काम पकड़ा, ठीक है ना, किसी क्लाइंट का एक एक्स अमाउंट में, ठीक है, तो उसमें बेसिकली किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या प्रेशर होता है कि बहुत इजी है? क्योंकि देखो ना, जैसे मैंने अभी भी एक सवाल पूछा कि भाई लोग को लगता है बहुत इजी गेम है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या प्रेशर, खुद पर कितना प्रेशर होता है? देखिए, अगर आप किसी का शादी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो तो प्रेशर तो 100% है. क्योंकि आपको भी पता है, वेडिंग या मारवाड़ी वेडिंग है, कोई भी कास्ट की वेडिंग हो, जो गेस्ट आते हैं वो अतिथि होते हैं. करेक्ट. राइट. वो अतिथि हैं, आपको उनको पूरा तरह से आपको राजी रखना है. वो तो भगवान की तरह होते हैं. बिल्कुल भगवान की तरह होते हैं. और जब क्लाइंट की तरफ से आप हो, यू आर द फेस ऑफ द क्लाइंट. ओके. राइट. देयर यू आर द फेस. तो आपको सबको खुश करना है. प्लस सारे इवेंट्स टाइमली होने चाहिए. सबको टाइमली इंफॉर्मेशन जानी चाहिए. टाइमली सबको इंफॉर्मेशन, मतलब आइटिनरी का जो आजकल हम इन्फॉर्म करते हैं वाया व्हाट्सएप, वाया कॉल्स, एक गेस्ट को. ओके. सो ऑल दैट हैपेंस.
वो सारी चीजें अच्छे से होनी चाहिए। प्लस जो आइटनरी हम खुद बना रहे हैं उसे हमें भी फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते हो कि हल्दी का सेटअप आपका रेडी नहीं 8 बजे की 9 बजे होगा। आई गॉट इट। आप नहीं कर सकते हो बिकॉज गेस्ट आ ही जाते हैं एंड थोड़ा सा डिले मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी अतिथिज। क्लाइंट फिर भी समझ ले, भले ही आपको आपके साथ 1 महीने में एक रिलेशन बन जाता है, बट गेस्ट जो आते हैं उनको वाओ, एवरीथिंग शुड बी वाओ। आई गॉट इट। तो मतलब प्रेशर एज ए इवेंट मैनेजर काफी रहता दोस्तों, तो इट इज नॉट दैट इजी गेम। आप इवेंट मैनेजर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ग्रो हो रही है, आपका स्वागत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये समझ के रखिए कि जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी अगर आपको लगता है कि आप बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं तो आप ज़रूर से इवेंट मैनेजर बनिए, क्योंकि ये चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कही। सो मुझे एक बात बताइए कि एक इंसान में एक अच्छा इवेंट मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसे कौन से स्किल्स आने चाहिए? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है क्रिएटिविटी स्किल। ओके। क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि हर क्लाइंट को कुछ नया चाहिए होता है कि आप कुछ नया बताइए, आप कुछ अच्छा बताइए, जो नहीं हुआ है वो बताइए। ओके। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके। क्योंकि जो वेंडर्स को आप 200 300 400 वेंडर्स को, लाइट वेंडर, साउंड वेंडर, एलईडी वेंडर, एंकर, डीजे, सबको जब आप मैनेज करते हो तो, और एक साथ सबको मैनेज करना है, राइट? ओके। सो दैट बैलेंस नीड टू बी देयर। अगर आप हाइपर हो जाते हो तो आई डोंट थिंक कि चीज़ें वर्क करती है। यू विल हैव टू बी वेरी काम एंड डू एवरीथिंग। एंड लास्टली नॉलेज। ओके, मतलब इसके लिए आपको रोजमर्रा में कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है, आप सपोज एक एंकर को हायर किए, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, आप ही नहीं समझ रहे हो अच्छा है कि गलत, आप कैसे काम करोगे? आई गॉट इट। तो आप क्लाइंट को तो नहीं बोलो, क्लाइंट आपको बोलेगा ये तो अच्छा ही नहीं था, तो आप क्या जवाब दोगे उससे? तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक अच्छा डीजे किसको बोलते हैं, एक अच्छा एंकर किसको बोलते हैं, अच्छा परफॉर्मर किसको बोलते हैं, सेटअप अच्छा किसको बोलते हैं। अब प्रोडक्शन नॉलेज 100% आपको होना चाहिए। नहीं तो आप क्या लाइट साउंड कैसे लगवाओगे, कैसे डिजाइनिंग करोगे, ट्रस सी वाला लगाना है, बॉक्स ट्रस लगाने क्या करना है। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल नॉलेज आपको पता होना चाहिए ताकि आपके वेंडर ही आपको बेवकूफ ना बना पाए। ओके, तो मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी है जो नया इवेंट मैनेजर बन रहा है और वो अनजाने में सिर्फ सामान इकट्ठा कर लेता है, यानी वेंडर को बुक कर देता है, तो केवल अच्छे वेंडर को बुक करना या किसी वेंडर को बुक करना अच्छे इवेंट का होना ये तय नहीं करता, राइट? मतलब आपको पर्सनल नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उस चीज को प्रॉपर्ली कैसे यूज करोगे उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है कि कितना खूबसूरत दिखेगा, राइट? एग्जैक्टली। पहला बात तो नॉलेज प्लस आपके पास एक्सपीरियंस टीम भी होनी चाहिए। बिकॉज आप अकेले तो सारे स्फीयर्स को नहीं चेक कर पाएंगे ना। आपका जो टीम है, आपका वो टीम को भी पता होना चाहिए कहाँ पे प्रोडक्शन कैसे होनी है, कहाँ पे डेकोरेशन कैसा होना है, और मुझे क्या चाहिए, ओके, और क्लाइंट को क्या चाहिए, वो हम अपने टीम को बताते हैं। वो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गॉट इट। तो इसके लिए हमें काफ़ी मीटिंग्स करनी होती है, दिन रात हमारे जगलिंग्स चलते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। तो बेसिकली आप समझो कि जैसे मान लो मेरे घर में शादी है, ठीक है, तो कितने महीने पहले मुझे आपको हायर करना चाहिए ताकि मैं चाहूँ कि भाई मेरी जो शादी है वो बहुत ग्रैंड दिखे, हर चीज़ डिटेल पर काम हो? तो कोई मिनिमम टेन्योर होता है कि कितना समय आपको लगता है कि भाई एक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंस आप मुझे बताओ कि कितना समय पहले एक इवेंट मैनेजर को एक क्लाइंट को बुक कर लेना चाहिए इवेंट मैनेजर को? देखिए जितना जल्दी आप बुक करते हो, आपकी शादी डेट निकलते ही आप पहले आपको इवेंट प्लानर ही ढूंढ लेना चाहिए। ओके। आई मीन क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, टाइम पे अच्छे आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे आपको, टाइम पे आपको टीम अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ तो लिमिटेड है। करेक्ट। और अच्छे टीम अगर पहले बुक हो जाते हैं तो आपको दूसरे टीम्स मिलेंगे। सो डेफिनेटली एंड मे बी अराउंड 6 months इज अ गुड टाइम टू हायर अ इवेंट मैनेजर। ओके, अब मुझे बात बताओ, कई बार जैसे आप क्या रिकमेंड करते हो कि पहले इवेंट मैनेजर को बुक करना चाहिए कि पहले होटल को बुक करना चाहिए? ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, बट आई थिंक कि अगर इवेंट मैनेजर के थ्रू अब अगर आप वेन्यू भी बुकिंग करते हैं, बिकॉज हर एक वेन्यू का लूप होल एक इवेंट मैनेजर को पता है, क्लाइंट को नहीं पता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड ना, मतलब सामने से तो सब होता है अच्छा ही बताएंगे, बट कितने स्ट्रगल्स हैं, कैसा हॉस्पिटैलिटी है, क्योंकि इवेंट प्लानर्स रेगुलर काम करते हैं, तो यू नो ही कैन रेट 10 होटल्स में कौन सा बेटर है, कौन सा एवरीथिंग वाइज, यू नो, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी। ओके, तो इसमें बात बताइए, जैसे एज अ क्लाइंट अगर मैं आपके थ्रू होटल बुक कराता हूँ तो उसमें सर्विस तो आई गॉट इट कि मुझे आपके थ्रू जाने से भाई मुझे सर्विस अच्छी मिलेगी,
तो क्या रेट्स में भी कोई डिफरेंस आता है कि अगर मान लीजिए मैं कोई एक्स अमाउंट कोई होटल को बुक करता हूँ डायरेक्टली एज अ क्लाइंट और मुझे वो एक्स अमाउंट कुछ कोट करते हैं, उसमें कुछ फर्क आता है? हाँ देखिए, जिस वेन्यू पे अगर हमारा रेगुलर काम हो रहा है वहाँ हम डिस्काउंटेड रेट में भी करवा देते हैं। ओके, तो क्लाइंट को इसका फायदा भी होता इसका है। फायदा। वाह, दैट्स वेरी नाइस। ओके, सो अब मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए किसी वेंडर ने कुछ मिसहैप कर दिया, किसी कारणवश हो गया, जानबूझ के तो कोई काम खराब करता नहीं है, लेकिन उस समय अगर ऐसा सिचुएशन होता है ना? जैसे मान लीजिए डेकोरेटर टाइम पर नहीं आया या उसने फ्लावर कम लगा दिए, तो उस समय जो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं अचानक से, जिसकी तैयारी पहले से नहीं होती है शायद, उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हो? या कोई ऐसा कोई स्टोरी जो आपके एक्सपीरियंस में, आपके कार्यकाल में आपके साथ ऐसा कोई घटित हुआ हो? ये तो बहुत ही रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ था। ओके, हमने अच्छी मतलब उस सीजन में हमने 6 वेडिंग्स बुक की थी, ऑल वेंट वेरी फ्लॉलेसली, बट एक इवेंट में ऐसे एक अड़चन आ गया था, हमारा डेकोरेटर वेन्यू पे नहीं पहुंचा था। ओके, फिर? एंड यू कैन अंडरस्टैंड, डेकोरेटर नहीं पहुंचा मतलब दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिमेंट। क्योंकि आपको सिर्फ एक खाली बैंक्वेट हॉल मिला हुआ है, वो पूरा एम्प्टी है, हुँ, हुँ। एंड कैसे आप करोगे? तो So- उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आपने? सिचुएशन तो बहुत टफ ही थी। रैदर मैंने सबसे पहले क्लाइंट को कॉल किया, ओके, क्योंकि जब पता चला मुझे, जब मेरी दूसरी टीम वहाँ पहुंची, वहाँ से मेरे पास कॉल आया, रादर एक दिन पहले सारे फॉलोअप हो चुके थे, इतने बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, ये सेटअप हो जाएगा, बट ठीक है, अब हम भी रेगुलर काम करते रहते हैं, तो अब रात में 12 बजे पूरा फॉलोअप करने के बाद तो अब 1-2 घंटे तो यू विल ऑल्सो स्लीप, बट रात में 2:30 बजे कॉल आता है मेरे दूसरे टीम का कि डेकोरेटर तो अभी तक पहुंचा नहीं। ओके, फिर? आप मतलब उसी समय तो आप सोच लो, नींद क्या, वो सारा सारा उड़ गया, होश उड़ गए हमारे। ओके, तो आई ट्राई टू कॉल अप द क्लाइंट फर्स्ट कि स्मॉल पार्टी थी, 125-30 पीपल की, Okay. तो आप उसको थोड़ा डिले कर सको, लेट मी ट्राई। तो उस रात हमने सारे मतलब मेरे जितने इवेंट प्लानर्स फ्रेंड्स हैं एंड जितने डेकोरेटर्स हमने सबको कॉल कर डाला, बट Okay. डेफिनेटली वेडिंग सीजन के टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, सबका टीम है, सबके लेबर है, लेबर एक दिन एक समय में तो नहीं आ सकता ना, कहीं के लेबर आप उठा के कहीं भेज दो, ऐसा नहीं होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। डेकोरेटर को बहुत कोशिश किया करने का, एंड उस समय कुछ और नहीं, मतलब विश्वास नहीं करोगे आप, जस्ट सैट एंड डिड 10 मिनट्स मेडिटेशन। ओके, दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई एम शेयरिंग। मैंने सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन किया। while doing this meditation मैंने जैसी मतलब ओवर तो क्या किया, I was just into that dilemma, but I received a call from that decorator itself. ओके, जो नहीं पहुंचा रहा या जिसको Yes. समय पे पहुंचना चाहिए वो तो पहुंचा नहीं नहीं था। पहुंचा था, and he was not picking up my call Okay. पहले। ठीक So है, after meditation he picked up my call and he told कि something mishappened, some accident happened, ओके, we'll be reaching in some time, थोड़ा लेट हो गया है, but we'll इवेंट खराब नहीं होने देंगे, जितना होगा they will do it. ओके, सो ये एक सपोर्ट उस एक कॉल से मिला। देन आफ्टर सम टाइम क्लाइंट का भी कॉल आया ओके, कि क्या हुआ नहीं जो, तो उनको भी मैंने बताया, लूप में नहीं रखा, क्लाइंट वाज आल्सो देयर सिंस मॉर्निंग, उन्होंने भी देखा जो सिचुएशन थी, बट येस वी एंडेड अप डूइंग द इवेंट। मेरा इंस्टाग्राम में रील भी है, मतलब वी डिड इट नाइसली, बट येस व्हाट ही वांटेड वैसा नहीं हुआ, बट एटलीस्ट द इवेंट वेंट ऑन, बिकॉज वो रिंग सेरेमनी तो उसी दिन होनी थी, उसी समय होनी थी ना। आई गॉट इट। लेकिन फिर भी इसमें लर्निंग बहुत है दोस्तों, इस एक्सपीरियंस से नीलू जी की, कि मेडिटेशन किस प्रकार के चमत्कार करता है। आप कितने भी ट्रबल में हो, आप कोई सी भी इंडस्ट्री में हो, मेडिटेशन ज़रूर प्रैक्टिस करिए, भले आप 5-10 मिनट हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। देखिए चमत्कार इनके जीवन में हुआ, एक बड़ी अड़चन जो आ सकती थी, वो मेडिटेशन के द्वारा जो भी एनर्जीज अलाइंड हुई, जिसकी वजह से चीज़ें फ्लॉलेस हो गई, चीज़ें खराब नहीं हुई, अच्छी हो गई। हाँ ठीक है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं गई, लेकिन चीज़ एक्सपेक्टेशन पर रही, चीज़ें अच्छी हो गई। और सेकेंडली लर्निंग जो मिली है वो कि कुछ भी हो हमेशा एज ए मैनेजर इन्होंने अपने क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट रखा, चीज़ें बताई, डिस्कस की, कुछ भी छिपाई नहीं, क्योंकि आप जितना झूठ बोलते हो, जितना चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हो, उतना आप एक लूप में, एक चक्र में फंसते चले जाते हो। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्लाइंट को क्लियर की, चीज़ें बताई, तो दिस वाज अ ग्रेट लर्निंग। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का तो यहाँ प्रॉपर रोल आता है कि कैसे आप फेंट आउट नहीं हो जाते हो, है ना, रोने नहीं लगते हो, या एकदम बिखर नहीं जाते हो, या सब कुछ छोड़ के खुद गायब नहीं हो जाते हो। कई बार ऐसा हुआ है, Yes. मैंने कई स्टोरी सुनी है कि कई इवेंट मैनेजर गायब हो जाते हैं, कई टफ सिचुएशन पे दिखते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर आप खड़े रहे, सामने फेस किया आपने, तो इसमें एक और लर्निंग है कि
अपने डर का सामना हमेशा करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि डर को कैसे आप काबू पा सकते हैं, वो उसका सामना करके ही। तो इन्होंने क्लाइंट का सामना किया कि माइट बी क्लाइंट गुस्सा कर सकता था, चिल्ला सकता था, बट शी फेस्ड, ये बड़ी अच्छी बात है। फिर इन्होंने सारे वेंडर्स को और सारे कनेक्शन भी यहाँ इंपॉर्टेंट आते हैं दोस्तों। तो ऑलवेज वो कहते हैं नेटवर्क इज योर रियल नेटवर्थ। तो अच्छे नेटवर्क बनाने बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर चीज़ें हैं। तो काफ़ी कुछ सीखना मिल रहा है नीलू उस जी आपसे। सिचुएशन के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, मतलब मैंने जिनको भी कॉल किया, ऑल स्टूड अप विद मी, बोला अरे, एंड पहली बात तो जस्ट डेकोरेटर को मैंने बुक किया, ऐसे वैसे नहीं थे, ब्रांडेड, मतलब ब्रांड नेम है उनका, इज वेरी ओल्ड डेकोरेटर इन टाउन। ओके, उनका एक नाम है, बट ठीक है, उनके साथ भी एक मिसहैप हुआ था, दोष नहीं दे सकती सारा, तो इट्स ह्यूमन वर्ल्ड, नो, ह्यूमन एरर्स आ ही सकते हैं, ऑल द टाइम यू आर नॉट वेल, एग्जैक्टली, यू मतलब हैव टेकन एन इवेंट, बट हो सकता है उस दिन आप ही को फीवर हो, तो ऑल द टाइम यू आर नॉट वेल ना, वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमंस, सो ह्यूमन एरर होते हैं, बट उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे मैनेज करके, एक आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत वाव नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट चीजें कैन मूव, खराब नहीं हो सकती, मूव ऑन, चीज खराब नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट ये है कि चीजें बैलेंस कर दिया आपने, एंड बैलेंस एज हो एन सकती इवेंट है। प्लानर ये जरूर आखिरी दम तक, टिल द लास्ट सेकंड यू कैन डू वंडर्स, ऐसा बात नहीं है। ओके, मतलब आपको कहने करते का रहना होगा, आप छोड़ दोगे तो यू आर लॉस्ट ना, मतलब आपने हार मान लिया। नहीं गॉट इट, मतलब इवेंट मैनेजर को इसीलिए शायद मैजिशियन कहा जाता है दोस्तों। तो फिर ये जर्नी तो आपकी चल रही है और आपने किया, फिर अचानक से आपने एक नया एलिमेंट जोड़ा, है ना, कि आपने विमेंस क्रिकेट लीग शुरू किया। तो इसका आइडिया कैसे आया, उसका क्या नाम रखा आपने, और आखिरकार विमेंस टूर्नामेंट, यू नो, ये क्या आपने आईपीएल से कुछ इंस्पायर होकर किया, या इसके पीछे कोई और स्टोरी है? नहीं, डेफिनेटली डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि हर चीज़ हम देखते नहीं कर सकते हैं। आई एम अ स्पोर्ट्स लवर, बचपन से ही मुझे शौक है खेलने का, थोड़ा बहुत गली क्रिकेट खेल लेते थे। Okay. तो स्पोर्ट्स का शौक रहा है, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, अगेन मतलब ठीक है, बहुत नॉट अ वेरी गुड प्लेयर डेफिनेटली, बट खेलते रहो, स्पोर्ट्समैनशिप है, आप खेलते हो तो फॉर फिटनेस की और खुशी के Yes. लिए वो इम्पोर्टेंट है। फिटनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव डूइंग दिस, आप मुझसे वॉक करा लो, दौड़ा लो, वी कैन डू एवरीथिंग। Okay. बीइंग इन माय सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में क्रिकेट हो रहे थे, तो वहाँ हमें चांस मिला, विमेन क्रिकेट भी आया, ठीक है, तो साल 2 साल वहाँ खेला, खेलते खेलते लगा मेरे जैसे और भी तो विमेन होंगी ना, जो जिनको खेलने का अर्ज होगा। एंड बीइंग एन इवेंट प्लानर, आप समझ ही सकते हो, बस एक इवेंट ही उतार दिया। ओके, सो इट केम लाइक दिस, ठीक है। उसको एज यू नो, अपना स्पंदन इवेंट्स जो नाम है, मतलब स्पंदन इवेंट्स को तो हम वेडिंग एंड कॉर्पोरेट इवेंट्स के नाम से लोग जानते हैं, अब उसमें स्पोर्ट्स इवेंट हर कुछ आप एक ब्रांड में नहीं घुसा सकते, सो केम आउट विद अ डिफरेंट नेम। क्या नाम रखा आपने? इट वाज ग्रैंड चैंपियनशिप प्रीमियर लीग, अच्छा, वाह, ओके, so it's GCPL in short, and our tagline is उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला। वेरी नाइस। तो इसके पीछे कोई स्टोरी है, ये उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला की, ये अचानक से क्रिएट हुआ है? ये विमेन को लेके ही, कि अब हमने विमेन क्रिकेट जो कि हम शुरू कर रहे थे, तो कुछ तो अच्छा टैगलाइन और ऐसा होना चाहिए, तो विमेन के लिए क्या हो सकता है, ओके, तो आया मन में कि उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला विमेन का टैगलाइन होना चाहिए, अब विमेन भी हल्ला मचाएंगे, एंड दिस टाइम तो इट हैज प्रूव्ड, आवर विमेन इन ब्लू इंडियन विमेन क्रिकेट Yes. टीम हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट यस, विमेन कैन डू इट। ट्रू, 100% आप सही कह रहे हो आप। सो ये एक तरह से मतलब आपने विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी आपने इस क्रिकेट लीग को मोड़ दिया, राइट? कि जो औरत, जो लेडीज केवल घर के किचन में सीमित थी या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीमित थी, उनको आपने एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ मोड़ा, और फिटनेस की तरफ का ये आसान तरीका है कि भाई एवरीबॉडी लव स्पोर्ट्स, राइट? तो आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इसका नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। नेक्स्ट सीजन अभी हमारे दिसंबर में ही आ रहा है, इट्स ऑन 13th and 14th December, ओके, so it is season 2, and this time we are not doing only women cricket, we have added men cricket also. Okay. Because the turf we have booked in, it's a new turf, very new in Kolkata, and उसमें 2 turf हैं, so I thought why to waste one space, so let's have women tournament going this side and the other side the men tournament going, and it will be a great gala for everyone. वाह, ये भी एक यूनिक आइडिया। मतलब आज तक मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के इतिहास में कभी हुआ होगा कि एक ही मैदान में
है ना, दो दो अलग अलग जगह बनाई गई हैं जहाँ पे मेन वर्सेस मेन एक क्रिकेट हो रहा है और विमेन वर्सेस विमेन हो रहा है, और अब दोनों एक दूसरे के मैच को देख के एंजॉय कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, सीख सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। मतलब वाइफ भी खेल रही है तो वो अपने हस्बैंड के क्रिकेट में उसको इनकरेज कर सकती है, और हस्बैंड जो है वो वाइफ को कर सकता है। ये बहुत यूनिक आइडिया आप लेकर आए हो, बड़ा तरंगी है ये आइडिया। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आप आइडियाज की खान हो। नहीं, थैंक यू। ओके, साथ में आपने एक और आईपी आपने एक लॉन्च किया एग्जीबिशंस का, तो उसका आइडिया अचानक से कैसे आया और वो किस प्रकार से आपने शुरू किया और उसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि बहुत लोग जो लेडीज हैं, है ना, जो सोचती हैं टैलेंट है, स्किल है, लेकिन घर बैठे बैठे क्या करें, क्योंकि वो क्या कर सकती हैं, वो इस स्टोरी से मैं चाहता हूँ कि आपसे इंस्पिरेशन लें, वो सीखें और वो भी ऐसा कुछ यूनिक आइडिया करें ताकि मन भी लगा रहे और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो। क्योंकि देखिए एक विमेन का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। पति कमा रहा है, ठीक है, पत्नी उस पैसों में ऐश कर सकती है, सब करती है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। सो अचानक ये वाला जो सेकंड आइडिया है जो बहुत घरेलू टाइप से आपने किया एग्जीबिशन का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एग्जीबिशन ऐसे ही आया, मतलब हम तो एज एन इवेंट प्लानर हमारे पास बहुत तरह तरह के काम आते रहते, तो आई हैड अ वन क्लाइंट, ही केम टू मी एंड ही टोल्ड दैट ही वांट्स टू ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन। ओके, सो उसको पूरा हमने क्यूरेट किया, एवरीथिंग वाज डन बाय अस, from the name, the logo, the designing, the venue, so everything was done by us. Uska season 2 आया, it was very successful. Season 2 was again very successful, and then the client took it forward and our work was over. एक और 2 सीजन करवा दिया, काम हो गया, ठीक है। So still that exhibition is happening, so it was over. So ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, again you can see कॉफी पे स्टोरी बन जाती है आजकल तो ग्रुप्स में। तो एग्जीबिशन से रिलेटेड ही बात हुआ कि मेरे क्लाइंट को लेके कि बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, बट देन आई थॉट कि मैंने बताया कि हमने जो एग्जीबिशन किया उसके जो स्टॉल चार्जेस थे, इट स्टार्टेड लाइक दिस। ओके, सो देयर वर फ्यू एग्जिबिटर्स एंड पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, जिनका छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस, वो उतना स्टॉल चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते। नॉट एवरीवन, ऑब्वियसली ब्रांड्स कैन डू 20,000 30,000 दे सकते हैं। Small brands, they can't do it. They want, small ticket size exhibition event. Okay. Like 4,000, 5,000 type का ticket size they want. So उससे हमारे दिमाग में आया कि let's move into different complexes and do an exhibition event. Okay. क्योंकि क्या होता है वहाँ फैब्रिकेशन स्टॉल आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ टेबल स्पेसेस देने होते हैं, तो वो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। एज अ एग्जिबिटर, मतलब एज अ एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर आपका कॉस्ट भी कम हो गया, कॉस्ट कम हो जाता है, प्लस जिस कॉम्प्लेक्स में आप करवा रहे हो वहाँ के तो विजिटर्स आएंगे, करेक्ट, सो उनके लिए एक मार्केट क्रिएट होता है एक कॉम्प्लेक्स में। ओके, सो ये छोटा बिजनेस, देन वी स्टार्टेड, वी नेम्ड इट हेरिटेज मलंग। हेरिटेज मलंग, nice, so nice, it's a name for this, and it is all curated by again Spandan Events. So we started this and we have closed around 5 edits of this. Okay, तो ये आप क्या सोलो कर रहे हो या इसमें कोई है आपके साथ में? No, I have a partner for this. Okay. She's always there with me because I handle all the event part, and the stall part and how to sell these stalls and talking to the exhibitors is done by her, because ऑलरेडी हमारे इवेंट्स का इतना बैकग्राउंड, मतलब आई एम गुड एट डूइंग ऑल माय इवेंट्स ओनली। सो इसमें जो आप जो स्टॉल सेल करते हो वो क्या रेट पे करते हो नॉर्मली जनरली, ताकि अगर कोई करना चाहे या आपसे जुड़ना चाहे, मान लीजिए कोई गारमेंट शॉप, कोई फीमेल ओनर है ना, तो इसमें जो एग्जीबिशन आप करते हो इसमें ओनली विमेन्स एंटरप्रेन्योर्स आर अलाउड और मेन और आल्सो डूइंग इट, या आप केवल फोकस्ड हो कि हम केवल विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ही आप स्टॉल्स देते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बट 90% आर विमेन। Okay, तो maximum वही है। It is basically for women only, and it is 90%, 95% I could say it is women. Only 1 or 2 odd stall वो भी women के ही होते हैं, but maybe she's not coming, brother or husband is taking care, or he or she is not working, she's the only person, ऐसा ही है। Basically, mostly it is women oriented, and charges are very less. It starts from 5,000. Oh, okay. That also for few stalls we give discount. Okay. We give discount to our regular exhibitors also. I got it. Charges very less, and this charges for 2 days, not for 1 day. Oh, wow.
तो मतलब इसमें कोई भी अगर फीमेल एंटरप्रेन्योर है जो छोटा बिजनेस घर से ही चला रही है, चाहे वो पापड़ बनाती हो, अचार बनाती हो, Yes. या कोई कपड़े बेचती हो, कोई गिफ्ट आइटम बेचती हो, है ना, Handmade items हो गए, स्टेशनरी बेचती हो, handmade items हो गए। हैंडमेड आइटम्स हो गई, तो अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो नीलू जी का इस जी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इफ़ यू रियली वांट टू टॉक टू हर, अंडरस्टैंड कि भाई आप कैसे इस एग्जीबिशन का पार्ट बन सकते हो, तो डेफिनेटली ये अच्छा है आप दोनों के लिए। मतलब लाइक यू नो यू विल गेट अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप चीज़ों को बेच सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो। तो बहुत ही यूनिक चीज़ें आप कर रहे हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यू नो आप आइडियाज़ का तो खदान आप हो ही, है ना? मुझे लग रहा है कि आप आईपी जो बिज़नेसेस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आप हर साल कुछ ना कुछ नया ला रहे हो। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही, और हम आशा करते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ता रहे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद नीलू जी, अपना समय देने के लिए, अपना अनमोल समय दिया, और बहुत सारी लर्निंग आपकी जर्नी से हमें मिली है। हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई, क्योंकि आप 4-5 सेक्टर में होते हुए आए हो, आपने एज़ अ कोरियोग्राफर अपना जीवन शुरू किया, आपने डांस स्कूल चलाया, फिर इवेंट मैनेजर बन गई, फिर आप आज के दिन में एंटरप्रेन्योर हैं कि आप नए-नए आईपीज़ को लॉन्च कर रहे हो। तो आप जो भी न्यूबीज़ है, या कोई जो महिला है जो 30s 40s में है, राइट? तो या 20s में भी हैं, जो लड़कियां हैं कुछ यूनिक करना चाहती, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस के लिए? See, this is very simple. Just follow your intuition, follow your passion. अगर आप पैशन को लेके कोई भी काम करते हो ना, तो उसका एक प्रोग्रेस लेवल अलग है, बिकॉज यू आर गिविंग 100%, 200% ऑफ दैट इनटू इट। ओके। और दोस्तों, पैशन के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि इफ़ यू आर पैशनेट तो आप कभी थकते नहीं हो, एनर्जी अपने आप जनरेट होने लगती है। जैसा आप नीलू जी को देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत दिख रही हैं और कितनी एनर्जेटिक दिख रही हैं, क्योंकि शी इज़ फॉलोइंग हर पैशन। सो यही गाइडेंस है। पैशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं कि हाउ यू कैन चूज योर पैशन, या आप कैसे जान सकते हो आपका पैशन है क्या। कई लोग गुमराह है इस बारे में कि उनका पैशन है क्या। तो बहुत अच्छा लगा नीलू जी, थैंक यू सो मच टू कमिंग आवर शो, टू द पीजी शो। सो दोस्तों, ये तो था हमारा एपिसोड, और हम इसी प्रकार से हर एपिसोड में अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग सक्सेसफुल लोग, सेलिब्रिटीज, ऑथर, आर्टिस्ट इन्हें लेकर आते हैं, ताकि वो अपनी जर्नी के जरिए आप सभी को इंस्पायर कर सकें और आपको नई रास्ते, नए राह दिखा सके, ताकि आप भी उनकी तरह बन सकें। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो दिल से उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी एक नई जानकारी ले सकें, नया कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।